हेलो स्कॉलर्स, कैसे हो। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कह सकते हो। और आप ये कह सकते हो कि जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं, डेजर्टेशन लिखते हैं, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। और इसमें जो स्पेशली हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिनॉप्सिस राइटिंग की। सिनॉप्सिस क्या होता है एक्चुअल में। अगर हम सिनॉप्सिस की बात करें, सिनॉप्सिस मुख्य रूप से जो भी हम रिसर्च प्लान कर रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसका जो सिनॉप्सिस आप लोग लिखते हो वो सिनॉप्सिस डायरेक्शन बताता है कि आप अपनी रिसर्च को किस प्रकार से कंप्लीट करोगे। इसलिए सिनॉप्सिस राइटिंग आप ये कह सकते हो किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। चैलेंजिंग टास्क इसलिए होता है क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि जी हमें सिनॉप्सिस लिखना कैसे है। अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो ये स्टडी कर रहे थे कि डेजर्टेशन कैसे लिखें। मगर आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सिनॉप्सिस कैसे लिख सकते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये है कि हम जब भी सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उस कंडीशन में उसका कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। मगर जब भी हम किसी भी सिनॉप्सिस को लिखते हैं तो उस कंडीशन में वो सिनॉप्सिस के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि जो आपकी रिसर्च का मेन थीम है, एस्पेक्ट है, आपका रिसर्च प्रपोजल है, उस चीज़ को वो कवर करे। अगर वो कवर नहीं करेगा तो वो सिनॉप्सिस अच्छा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो सबसे मेन क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या रिसर्च प्रपोजल है उस चीज़ को वो कवर करे। इसको हम रिसर्च प्रपोजल भी बोलते हैं। जब भी हम कोई भी सिनॉप्सिस को तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को उसका साइज लिमिटेड रखना होता है, ठीक है, और उसका एरिया भी लिमिटेड रखना होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ही फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो। अगर मैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूं, जीजेयू की एक अलग गाइडलाइन है, केयूके की एक अलग गाइडलाइन है, एमडी की एक अलग गाइडलाइन है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की भी एक अलग गाइडलाइन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को एक गाइड वो देंगे, क्या बोलते हैं, एक आउटलाइन देंगे। और जब भी आप सिनॉप्सिस लिखोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा, उसकी जो भी गाइडलाइन है उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंडीशन जो इसके बाद आती है कि आपको आपके रिसर्च का टॉपिक सोचना पड़ेगा। व्हाट, क्या होगा। और ये जो काम है वो काम सबसे डिफिकल्ट होता है सिनॉप्सिस राइटिंग में, क्योंकि आपके पास आपको ये पता है कि मुझे किस क्षेत्र के अंदर रिसर्च करनी है, उसके बाद आप लोगों को उसका टॉपिक ही डिसाइड नहीं हो पाता। और वो टॉपिक भी ऐसा होगा कि वो आपका पूरी की पूरी रिसर्च को बता सके। आपका टॉपिक ही होता है जो आपके रिसर्च को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता है या एक्सप्लेन करता है। इसलिए पहला काम क्या होता है कि जब भी आप लोग सिनॉप्सिस लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को आपका टॉपिक ऐसा चूज करना है कि वह आपके रिसर्च के बारे में अच्छी प्रकार से बता सके। अगर वो नहीं बताता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आप अच्छी प्रकार से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जब भी आप आपके टाइटल को फ्रेम करो तो उस कंडीशन में उस टॉपिक को समराइज करो। और वो टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह आपके वर्क से आपको भटका दे जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। जो भी जब भी आप लोग उसको पढ़ोगे, उस आपके टॉपिक को,
तो वो क्या करेगा, आपके काम के ऊपर वो अच्छी प्रकार से प्रकाश डाले। ऐसा ही आप लोगों को टॉपिक चूज करना है, क्योंकि अगर आप एक चीज देखोगे, कोई भी आपने टॉपिक सोच लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग किसी एग्रीकल्चर के ऊपर क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, तो क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर स्टडी करना चाहते हो तो आप लोग के माइंड में क्रॉपिंग पैटर्न को लेके 5-10 जो टॉपिक हैं वो माइंड में आ जाएंगे, मगर उन 5-10 टॉपिक को में से आपका कौन सा टॉपिक होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं चूज कर पाते तो आपका जो सिनॉप्सिस है वो अच्छा नहीं होगा। रीजंस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च, वाई, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट आता है, सबसे पहला काम, जब भी आप लोग कोई भी सिनॉप्सिस लिखते हो तो उसमें जो पहली जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो इंट्रोडक्शन से होती है, कि आप लोग ये काम को क्यों कर रहे हो, इंट्रोडक्शन देना होता है। और इंट्रोडक्शन में जो आपका इंट्रोडक्शन है वो नॉर्मल 150 से 200 वर्ड के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो वर्क है उसके बारे में अब से पहले, या बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताओगे। तीसरा, कि क्या इस एरिया में पहले से ही ये काम हो चुका है, और अगर काम हो चुका है तो उस कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, या उसके अंदर कमियां क्या रही हैं। ठीक है। और आप ये भी बताओगे कि जी अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो किस प्रकार से यह मेरे ज्ञान को बढ़ा पाएगा या आगे लेके जा पाएगा, और यह मेरी स्टडी है वह किस प्रकार से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है। और अगर कोई भी नया एरिया है उसके ऊपर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से वह नए आयाम को जन्म देगी या नए दरवाजे खोलेगी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप रेफरेंस के अंदर, आप इंट्रोडक्शन के अंदर जो पहले की स्टडी हैं उनके रेफरेंसेस दे सकते हो। हम कहते हैं जी कि इंट्रोडक्शन में क्या हम रेफरेंसेस दे सकते हैं जो पहले से वर्क हो चुका है। जी हाँ, आप लोग पहले के जो वर्क हैं उनके रेफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, रीजंस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च, कि जब आप लोग ये कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको रीजन बताने होते हैं कि आपके एम्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। आप लोग ये बताओगे कि सिलेक्टेड टॉपिक है वह जो भविष्य के अंदर खोज होंगी उसमें किस प्रकार से सही साबित होगा। ठीक है। एक चीज होती है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, आपका जो टॉपिक है उसको आप लोग सपोर्ट करोगे एम के माध्यम से। ये बताओगे जी मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं डेजर्टेशन लिख रहा हूं तो इस वजह से सपोर्ट करती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, वह आप चर्चा का विषय बन जाना चाहिए। ठीक है। चर्चा का विषय क्या बनेगा कि अगर ये काम हो जाता है तो उस कंडीशन में फ्यूचर के अंदर किस प्रकार से वो लाभकारी होगा। ठीक है। अब जो मेन चीज क्या आती है, एक मैसेज कन्वे होना चाहिए कि क्यों यह इस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस के ऑर्डर के अनुसार लिखोगे। जिसकी इंपॉर्टेंस कम है वो बाद में, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है वो पहले, तो इस सीक्वेंस के अंदर आप लोग लिखोगे। ठीक है। उसके बाद मटेरियल एंड मेथड, जब हम स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम बहुत सारी वस्तुओं का और तरीकों का उपयोग करते हैं। डिक्लेरेशन करेंगे, आईईसी अप्रूव विल बी टेकन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन से एक हम डिक्लेरेशन देंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, जो हम डाटा को इकट्ठा करेंगे उसके लिए किस मेथड का प्रयोग करेंगे, जो हम संग्रहण करेंगे उसके लिए कौन सी रैंडमाइजेशन का प्रयोग करेंगे, किस किस समूह का हम प्रयोग करेंगे, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए हम किस तकनीकी का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग मेथडोलॉजी के अंदर या मटेरियल्स एंड मेथड्स के अंदर उस चीज़ को क्या करोगे, बताओगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशन कि आप लोग किस प्रकार का यूज़ करोगे, किसी ग्रुप को अगर चूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में उसको पिक करने का कारण क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी होगी, सैम्पलिंग में अलग अलग होते हैं, रैंडम है, रैंडम स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है। तो इस कंडीशन में कि ऐसे कौन कौन सी टेक्निक के माध्यम से हम क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ का इन्वॉल्व किया गया है तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, और अगर कोई भी वेरिएबल किसी भी समूह से अलग हो गया है तो उसके अलग होने के कारण को भी बताओगे। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक एरिया की स्टडी कर रहे हो, उसमें वह आपके ग्रुप में नहीं आता, वह उससे अलग है, तो उस कंडीशन में उसको भी बताओगे कि ये अलग क्यों है। उसके बाद मेथडोलॉजी, द हाउ, किस प्रकार से, मेन जो है आइडिया पॉइंट है थिंकिंग का, कि आप लोग ये बताओगे कि हम अपने आइडियाज़ और पॉइंट को किस प्रकार से एक साथ स्टडी करेंगे। ये आप लोग मेथडोलॉजी के अंदर ही बताओगे। और मेन चीज़ क्या होती है इसमें, लास्ट में जब आप लोग आओगे तो इसमें टेंटेटिव लेसन प्लान लिखना होता है कि जी आपकी रिसर्च के अंदर जब आप ये रिसर्च पूरी हो जाएगी या डेजर्टेशन पूरी हो जाएगी तो इसमें हमारा लेसन प्लान क्या होगा। उसके बाद आप उसको रेफरेंसेस बताओगे। रेफरेंसेस से पहले एक आप ये बताओगे कि इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होगा। कंक्लूजन टाइप में बोलता है, मगर इसमें क्या होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि मेरी स्टडी में ये कर रहा हूँ तो उसमें मेरी एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, तो वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा, वो हमारी स्टडी के ऊपर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक अच्छी जो सिनॉप्सिस है उसको तैयार कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे ख्याल से कल हम एक सिनॉप्सिस को मैं दिखाऊंगा कि जी किस प्रकार से एक अच्छा सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। मेरे पास एक सैंपल है तो आप लोग उसको देख के थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद जो है इसमें चीज़ नहीं बताई गई है वो है आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो लोग आप लोग इंक्लूड करोगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। और कृपा करके अपना थोड़ा सा प्यार दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।